क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें पता है जब से मैप पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, आज से नहीं जमानों से आते हैं मैप, और एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन और एक आपका मैपिंग स्किल से रिलेटेड आता है वो भी, ठीक। तो ये मैप वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, कहाँ कौन सी डायरेक्शन की बात पूछेगा कि अच्छा ये नॉर्थ में है, साउथ में है, नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो मैप अपने घर में लगा लीजिए, दिल में लगा लीजिए, सामने स्क्रीन पे लगा लीजिए, फोन पे लगा लीजिए, ताकि मैप में दिखता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर के बराबर में ये है, पंजाब यहाँ है, उत्तराखंड यहाँ है, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा भारत का संघ या केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश जी नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, ये सब स्टेट्स हैं। यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है, पहले नहीं हुआ करता था, अभी जब ये बाइफर्केशन और ये सारी चीजें हुई तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन गए, ठीक है ना। तो उस केस में ये हमें याद रखना है कि भारत में 28 प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक, जहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं। तो 8 यूटीज हैं, 28 स्टेट्स हैं, जिसमें लेह हुआ या लद्दाख हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव, नागर हवेली जो भी है वो सब है, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम को बहुत प्यार करते हैं कौन, सीटेट वाले या सीबीएसई वाले। तो ये एल्यूमिनियम पे हर बार एक क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कि ये एल्यूमिनियम किसका मिक्सचर है। हाँ, दादर नगर हवेली, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि ये किसका मिक्सचर है, कौन सा किस धातु से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में आपको रेयर ही मिल पाएगा, ठीक। तो इस केस में ये आपको थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो या फिर एल्यूमिनियम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा, ठीक। तो एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, माइंस कहाँ पे मिलेंगी? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल जी नहीं, ओडिशा। और ओडिशा में 51% यानी हाफ जितना टोटल कंट्री में मिलता है उसका आधा ओडिशा में मिल जाता है, बॉक्साइट बेसिकली। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, बॉक्साइट की एक ओर होती है, तो ये बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली ओडिशा में मिलता है लगभग 50% से भी ज्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ना, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, MF लिख लीजिए, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट। ब्रेल से इतना प्यार है इनको कि सीडीपी से भी रिलेटेड है और यहां से भी। ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। यानी कि जब हम ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ऐसे डॉट छेद कर करके इस तरह से बनाए जाते हैं, वो डॉटेड होते हैं, जिनको आप, वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है या ब्लाइंड है, जिसको दिख नहीं सकता है या कम दिख पाता है, वो टच करके या फील करके पढ़ सके। तो ये कितने डॉट पे बेस्ड होती है, वो जो डॉट्स हैं जो उभार करके बनाए गए हैं वो कितने डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो ये जो रोज हैं उनमें डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स पर बेस्ड है? तो कई लोग इसका आंसर 8 कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा, 6 डॉट्स बेस्ड है, ऐसी कुछ ये दिखती है ना। और इन 6 डॉट्स का ही यूज करके लेटर्स फॉर्म किए जाएंगे, मान लीजिए ए बनाना है, जो भी उस भाषा में बनाना है। और इसका जो इजाद किया, ब्रेल लिपि को जो इन्वेंट किया, वो एक व्यक्ति थे, बेसिकली 15 साल के बच्चे थे, लुई ब्रेल। अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते खेलते इनकी आंखों को नुकसान पहुंच गया था, तो ये ब्लाइंड हो गए थे, और ये फ्रांस से थे, पेरिस में। इन्होंने इसको इजाद किया 1824 में, जब ये 15 साल के थे, और बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी इस पे बेस्ड 5 साल बाद, 1829 में। बट इतना हमें डिटेल में क्यों ही जाना है, एनसीईआरटी में इनकी कहानी पूरी दी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, प्यारा सा सवाल है, क्या कहता है, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन है। ये पेपर में भी यही दिया हुआ था, मैं बड़ी शॉक हुई थी ये देख के। अनियन क्रॉप होगा, ये ओ होगा, ये यू टाइप हो गया। सीटेट वालों से भी ऐसी टाइप हुआ है, हमारे टाइपिस्ट जी की इसमें कोई गलती नहीं है, इस बार सीटेट ने टाइपिंग मिस्टेक भर भर के की है। तो मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो अनियन क्रॉप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच दीज स्टेप्स आर गिवन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर। तो इस केस में आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों में विचार कीजिए कौन सा क्रम सही होगा प्याज उगाने के लिए। कभी उगाई है प्याज, है ना, सुबह से ना प्याज बिकी है ना आलू, कौन सा है वो, कोई तो मूवी ना वेलकम, उसका बड़ा डायलॉग फेमस है,
कांदा या कुछ तो बोलते हैं लोग मुंबई में। चलो खैर, हमें तो स्टेप से मतलब है, किसी ने खेती की हो, खेती करते हुए देखी हो, तो ये कॉमन सेंस वाले स्टेप्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्याज उगाई होगी तभी आपको पता होगा या रट्टे लगाए होंगे तब पता होगा। समझते हैं। डिगिंग टू लूजन द सॉइल, यानी मृदा को खोदकर नरम बनाना पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे। भाई पहले डिग तो करेंगे ना, कुछ भी अगर उसमें उगाना है तो आप उससे पहले डिग करेंगे। खेत भी क्या करते हैं, डिग किया जाता है या नॉर्मल जुताई बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में, तो पहले डिगिंग होगी, ठीक है। कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, यानी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ये ऐसा नहीं हो गया कि नींव बनाई नहीं और 4th फ्लोर पर डायरेक्ट पहुंच गए, है ना, कि 4th फ्लोर डायरेक्ट बना दिया और नींव नहीं है, तो ये तो बेकार की बात होगी। पहले अनियन बड़ी तो हो, उगाई तो जाए, तब तो उनको अलग करोगे ड्राइड लीव्स से, तो ये तो हवा की बातें हो गई, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सोइंग ऑफ सीड्स, हाँ, जब आपने ये मिट्टी को खोदा था उसके बाद आप क्या करेंगे, बीज बोएंगे, तब तो काट पाएंगे, ठीक। तो सेकेंड स्टेप हो गया। वीडिंग, जो भी एक्स्ट्रा फसल है उसको हटा देंगे, तो ये फसल नहीं, बेसिकली खरपतवार जिसको बोलते हैं, वो जो घास फालतू की उगाती है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। प्लकिंग द अनियन आउट, ये 4th स्टेप हो गया। हाँ भैया निकालेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके हम ये कट करेंगे, जो उसके ऊपर का होता है ना, प्याज कभी देखी हो तो ऊपर से हटाना होता है, ठीक। तो ये कहानी सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा ए ही रहेगा, सब में ए है, कैसे पहचाने। सेकेंड स्टेप हमारा सी है, तो सी, ये दोनों ऑप्शन हट गए, यहाँ पे भी है ए में और सी में भी है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने कौन सा समझा था, वीडिंग, तो डी कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ये भी क्या है, एमएफ है। एमएफ बोले तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, किसका, सीटेट का। क्यों, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो सपने में भी कोल्ड डेजर्ट आता है ना। वैसे भी कोई हरी भरी जिंदगी है नहीं, तो कोल्ड डेजर्ट आता है सपने में भी। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, यानी एक तो ये ऊंचाई पर है, ड्राई है मतलब सूखा है, और फ्लैट है, ठीक, और कोल्ड भी है, तभी तो कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं ना हम। तो इस केस में हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। लेह लद्दाख, क्या है ये, लद्दाख। दार्जिलिंग कहां से सूखा है, इतनी बारिश होती है, शिलोंग मेघालय बारिश होती है भर भर के, कहां से सूखा है ये, शिमला चले जाओ कभी, मिलेगी बारिश, बर्फ सब मिल जाएगा। लेह लद्दाख जो है वो सूखा है, कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।